आरकेएस मैथ्स की कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा हमारी गणित की कक्षा है और गणित की कक्षा में हम 12.3 के प्रश्न शुरू करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो 12.3 के जो आप प्रश्न यहाँ पर जो सारे प्रश्न हम देखेंगे उनमें छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर लगभग सभी प्रश्नों में मैं आपको ये बात रिमाइंड कराने की कोशिश करूँगा कि छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि कम से कम 2 या 3 आकृतियाँ बनी होती है, तो आपको पहले पहचानना है कि बड़ी आकृति क्या है। तो जैसे आप इस प्रश्न में यहाँ पर देख रहे हैं कि वृत्त बना हुआ है, बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है और जो यहाँ पर छायांकित यानी रंगीन भाग आपको जो यहाँ पर दिखा रखा है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली में बच्चों ये जो चित्र है थोड़ा गलत बना हुआ है, मैंने यहाँ पर इसको सही बनाया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र कभी एक किनारे पर नहीं होता। तो यदि हम वृत्त का केंद्र O यहाँ पर लेते हैं तो ये QR वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। तो QR व्यास होने से ये यहाँ पर P पर बनने वाला कोण समकोण हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस प्रकार से जो आपका छायांकित भाग बनता है वो केवल यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ये वाला ये बनता है और ये बनता है, ठीक है। तो हमें केवल इतने भाग का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। और इसमें जो खाली क्षेत्र रह गया वो एक तो देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज बच रहा है, एक ये पूरा अर्धवृत्त बच रहा है। तो मतलब ये है कि हम केवल अर्धवृत्त में से यानी आप ऊपर का इतना हिस्सा देखें तो यदि हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और उसमें से केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हमने पहचान ली कि बड़ी आकृति हमारा अर्धवृत्त हो गया, उसमें बनी छोटी खाली आकृति क्या हो गई, वो त्रिभुज हो गया। तो हम अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है तो हम उनकी सहायता से समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा जो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है तो वो कर्ण ज्ञात करेंगे और कर्ण ज्ञात करके हम जो है फिर बाकी चीज़ों को ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि O वृत्त का केंद्र है तो QR व्यास हो गया, जिससे कोण P यहाँ पर क्या हो गया, समकोण हो गया। आप देख सकते हैं क्योंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसे छोटी छोटी चीज़ें सब आप याद रखें। तो समकोण त्रिभुज PQR में हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इन दोनों भुजाओं में से हम किसी एक को आधार और लंब मान सकते हैं। तो यहाँ पर QR जो है वो इसका कर्ण हो गया। तो यानी इस प्रकार से आपके पास हो गया QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो चूंकि PR हमारे पास कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस इसका हो गया 49। तो हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 625। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि QR स्क्वायर बराबर जब आपका 625 आ गया तो QR जो है वो आपके पास कितना हो गया, √625। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो इस प्रकार से वृत्त का व्यास जो है वो कितना हो गया आपके पास, 25 हो गया। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होगी। अतः त्रिज्या जो है वो आपके पास कितनी हो गई, त्रिज्या R बराबर हम ले सकते हैं 25/2। तो इसको बटे में रहने दो आप, ताकि सरल करेंगे तो आसानी से आगे हल हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास बड़ी आकृति जो है अर्धवृत्त है जिसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी आधे वृत्त का है। तो हम 1/2 इंटू क्या हो गया हमारे पास πr स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि 1/2 इंटू पाई का मान कितना लेंगे, 22/7 इंटू त्रिज्या, चूंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे त्रिज्या को, 25/2 गुणा 25/2, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दें, सरल कर दें। सरल करेंगे तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं, यहाँ से इसको काट सकते हैं। जैसे 11 दूनी 22 कटेगा तो हमारे पास यूँ बचेगा यहाँ पर 11 गुणा 25 गुणा 25 और अपोन में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 गुणा 2 गुणा 2 यानी 7 चौके कितना हो गया, 28। अब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 13,750 और बटे में कितना हो गया आपके पास 28।
ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये किसका एक क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, अर्धवृत्त का। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो इस अर्धवृत्त के अंदर बनता है समकोण त्रिभुज, तो हम इसका एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये 11 गुना 25 गुना 25 गुना 6825 आएगा, क्योंकि यहाँ 22 को 25 गुना 25 करेंगे तो 13750 आता है। तो यहाँ पर ये गुना जो है वो, चूँकि हमने पहले 2 को यहाँ से कैंसिल कर दिया था, इसलिए 11 गुना 25 गुना 25 जो 6825/28 इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसको हम आगे पेज पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखें कि जब भी हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके कर्ण के अलावा जो दोनों भुजाएं होती है वो लंब और आधार मान सकते हैं अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका आधार मान लें और इसको ऊंचाई मान लें, तो 1/2 गुना 7 गुना कितना हो गया, 24 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 2 को 24 से काटेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12। तो इस प्रकार से 7 गुना कितना आ गया, 12। तो ये आ गया आपके पास 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि अर्धवृत्त में से यदि मैं समकोण त्रिभुज को घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी बड़ी आकृति हमारे पास क्या बनी थी, अर्धवृत्त। तो हम पहले लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो हमारे पास वहां पर जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया था वो क्या था, 6828 और माइनस में देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी कितना निकाला है, 84। तो इसके अपोन में 1 लेकर के हम क्या कर देंगे, इसका लघुत्तम लेकर के इसको सरल कर देंगे। तो इसका लघुत्तम आपके पास कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर आएगा 6875, और जिसके अपोन में 1 होता है तो आप याद रखें हमेशा क्या करें, ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा कर दें। तो जब 28 को 84 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे ये 2352। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 2352। अब हम क्या करेंगे, 6875 में से 2352 को घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4523 और अपोन में क्या बच रहा है आपस, 28। तो इस प्रकार से इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल किसका आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से एक बार आप फिर ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो पहले आप ये देखें कि बड़ी आकृति आपके पास क्या बनी है। तो बड़ी आकृति आपके पास अर्धवृत्त बनती है। अर्धवृत्त में खाली आकृति जो आपके पास त्रिभुज बनती है। तो अर्धवृत्त में से हमने त्रिभुज को घटा दिया तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो ऐसे कुछ और प्रश्न आएंगे तो आपको और समझ में आएंगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि आकृति ये जो यहाँ पर दे रखी है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ये एक छायांकित भाग बनता है। तो इसमें कह रहे ओ वृत्त का केंद्र है और संकेंद्रीय वृत्त बनते हैं 2। ये तो यहाँ पर ये इनके बीच में जो भाग बनता है और ये कोण यहाँ पर आपको जो है वो 40 डिग्री बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिज्याएं जो इन संकेंद्रीय वृत्तों की वो क्या, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है तो इसको हम यहाँ पर कितनी ले सकते हैं, ये वाली OB 7 और OC को हम ले सकते हैं बड़ी त्रिज्या को 24 ले सकते हैं। ठीक है, 14 सॉरी। तो ये होगी 14 और वो होगी 7। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो आप गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि यदि आप इस छोटे वृत्त को देखते हैं तो ये इस प्रकार से बनी हुई आकृति OBD ये एक लघु त्रिज्यीय खंड हो गया। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ बड़े वृत्त को आप यदि देखेंगे तो OAC ये एक बड़ा त्रिज्यीय खंड हो गया। तो यदि हम बड़े इस त्रिज्यीय खंड में से इस छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है।
ठीक है, तो इसको बिल्कुल हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या, फिर ये कोण, तो हम दोनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बड़े वृत्त के त्रिज्य खंड में से हम छोटे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख ली है, अब मैं आपको फटाफट आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं और कोण थीटा हमारे पास 40 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड OBD जो यहाँ पर ये जो बनता है आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई को आप पाई रहने दें एक बार, क्योंकि हम सरल करेंगे तो इसमें आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 7 गुना 7 क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा आपके पास कितना है 40 और बटे में कितना हो गया 360। ठीक है, एक बार आप इसको इतना ही रहने दें, इतना वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हम इसको सरल करें, गुणा भाग करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल आएगी इसमें, तो हम एक बार इसको एक साथ सरल करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाई को एक बार पाई रहने देते हैं और त्रिज्या हमारे पास यहाँ कितनी है 14, तो 14 गुना कितना हो गया 14, और थीटा हमारे पास 40 डिग्री है और बटे में कितना है 360, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि छायांकित भाग हमारे पास यहाँ जो ABDC है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड जो बड़ा है वो OAC, इस OAC में से किसको घटा देंगे, OBD का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो हम दोनों त्रिभुजों के दोनों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों को यहाँ लाते हैं। तो हमारे पास पहले बड़े का है पाई गुना 14 गुना 14 गुना 40 बटे 360, और जो छोटे का क्षेत्रफल है वो आपके पास यहाँ पर है पाई गुना 7 गुना 40 बटे 360। अब क्या करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो चीज़ कॉमन आ सकती है उसको पहले कॉमन निकाल लें और फिर ये आसानी से हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो पाई कॉमन आ रहा है, तो हम पाई को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। एक देखो 14 × 14 और यहाँ पर 7 × 7 है, तो यहाँ पर 7 × 7 कॉमन आ जाएगा और साथ में कॉमन आ जाएगा 40 बटे 360। ठीक है, और यहाँ पर जो केवल क्या बचेगा वो बचेगा 2 गुना 2, क्योंकि 14 में से 7 कॉमन चला गया 2 और गुना 2 यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास केवल क्या बच गया 1। ठीक है, सारी चीज़ कॉमन चली गई। इस प्रकार से अपन इसको सरल कर देंगे। तब हम पाई का मान रखेंगे तो कितना आएगा 22 बटे 7 और गुना 7 गुना 7, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इस सिफर को हम सिफर से काट सकते हैं और 9 चौके 36, तो 1 बटे कितना आ गया पास 9 आ गया। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देखेंगे कि ये आपके पास बच गया, और यहाँ पर 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनको बस थोड़ा सरल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपके पास, और 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या बचा 22 सत्ते 154, और यहाँ पर अपॉन में क्या बच गया सिर्फ 3। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल आ गया 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपकी बुक में लगभग सारे क्षेत्रफलों को इस प्रकार से भिन्न में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर इसी प्रकार से छोड़ सकते हैं। आपका आंसर इतना ही दिया हुआ है आंसर शीट में। तो अभी आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे तो आपने क्या किया, पहले हमने छोटे त्रिभुज त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने बड़े का निकाला और बड़े वाले में छोटे को घटा दिया, तो हमारे पास ये तो क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार त्रिज्य खंडों का तरीका यही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ तीसरा सवाल जो आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति आपको यहाँ पर 12.21 दे रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा जो एक वर्ग बनता है, यानी बड़ी आकृति आपके पास वर्ग बनती है, और उसमें 2 जो खाली आकृतियाँ बनती है यहाँ पर ये और ये वाली, तो ये बनते हैं अर्धवृत्त। तो इसमें आप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सीधा प्रश्न है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको, तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा आपके पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपके पास हो गया 14 का स्क्वायर, यानी 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया।
अब आप इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले दो अर्धवृत्त जो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप पहले हम देखेंगे कि चूंकि इसकी भुजा यहाँ पर कितनी है 14, तो अर्धवृत्त का जो व्यास है आपके पास वो 14 हो गया। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 14 की आधी हो जाएगी। तो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास जो है वो आपके पास किसके बराबर है, बराबर वर्ग की भुजा। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको चीजें समझनी है किस प्रकार वर्ग की भुजा जो है वो अर्धवृत्त का व्यास बन रहा है। तो आप वो चित्र में देख करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये होगी 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर होगी 14/2, व्यास की आधी होगी। तो ये होगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि दो अर्धवृत्त बनते हैं तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो वो 2 इंटू अर्धवृत्त है ना, इसलिए 1/2 पाई r स्क्वायर। वैसे क्या दो अर्धवृत्त बन के एक वृत्त बन जाता है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या बच गया, पाई r स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर आप पाई का मान कितना लेंगे, 22/7। और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7। तो ये होगी 7 इंटू 7, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 22×7=154, क्योंकि 7 को हमने 7 से कैंसिल कर दिया। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने देखा कि वर्ग का आपके पास क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 196 और दो अर्धवृत्तों का हो गया 154। तो इस प्रकार से छायांकित भागों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो छायांकित भाग यानी आपके पास जो रंगीन भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो चूंकि बड़ी आकृति क्या बनती है, वर्ग, तो वर्ग का एक क्षेत्रफल, और इसमें से हम क्या घटा देंगे, -2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, इसको हम घटा देंगे। तो आपका जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 196 में से हम क्या घटा दें, 154। तो इस प्रकार हम घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से बिल्कुल सीधा सवाल था। थोड़ी सी आकृति को आपको समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद छायांकित भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आज का वीडियो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न जो बिल्कुल आसान लगेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा कि ये जो आकृति यहाँ पर दी हुई है 12.22, जो आकृति यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये पूरा जो आपको रंगीन करके प्रश्न दिखाया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जहाँ पर आपको कहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बनता है ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं समान हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। और एक जो है वो ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं कि ये जो इतना, यदि हम इस वृत्त को पूरा करते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इतना, जिसको मैं यहाँ रंगीन कर देता हूँ, ये जो है वो दोनों में कॉमन आता है। वो इस त्रिभुज में भी आता है और वो क्या करते हैं इस वृत्त में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से जो हम क्या करेंगे, इस कॉमन पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हम ज्ञात कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो ये जो है वो आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आपके पास कितनी है, यानी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आप देख सकते हैं आपको कितनी बता रखी है, r बराबर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर यानी 22/7 गुणा r हमारे पास कितना हुआ, 6 गुणा 6। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, ये गुणा कर देंगे। तो 22 को हम 6 6 के 36 से गुणा करेंगे तो 22 6 के 132, हासिल होगी 13।
और 22 तिये 66 और 13 कितने हो गए 79 हो गई। तो 792 बटे कितना आ गया 7 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार इसको हम भिन्न में रहने देंगे, इसको जब वो भाग नहीं देंगे क्योंकि पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हम भिन्न में रहने देंगे इसको। फिर हम ज्ञात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है कितनी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। भुजा बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करने का तरीका, सूत्र जो आप याद रखें, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। सूत्र जो भी आए हमेशा आप याद रखा करें उनको। तो यहाँ पर हम भुजा का मान रखेंगे तो √3/4 इंटू, चूँकि भुजा स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 गुणा 12। अब यहाँ पर इसको 4 को हम काट सकते हैं, तो 4 तिये कितना हो गया 12। तो ये आ गया आपके पास 12 तिये 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे, इसको सरल नहीं करेंगे क्योंकि आपका आंसर जो उसमें भी सरल करके ये इतना ही आंसर इस प्रकार ही दे रखा है, तो हम इसको यहाँ इतना ही रहने देंगे। अब हम इस कॉमन पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कोई नाम रख देते हैं, जैसे यहाँ पर हम रख देते हैं C और यहाँ पर रख देते हैं D। तो ये जो कॉमन पार्ट है यानी त्रिज्य खंड जो है वो OCD का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² गुणा θ/360। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी है आपके पास, तो त्रिज्या आपके पास है 6 सेंटीमीटर और थीटा जो कोण होगा वो आप देख सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी यहाँ पर कितना होगा 60 होगा। तो थीटा हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सरल करेंगे। तो पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 और त्रिज्या आपके पास है 6 गुणा 6 और इंटू थीटा आपके पास कितना हुआ 60 और बटे में कितना है 360। अब इसको हम सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 6 36। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये सेम ही आएगा। तो 792 और बटे में कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 6 6 36, इसको काटेंगे 6 1 6 और 6 6 कितना हो गया 36। तो 7 6 कितना हो गया 42। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सरल भी कर सकते हैं। तो इस 6 को एक और काट सकते हैं, इसको 6 को यहाँ से काट देंगे तो ये हमारे पास यहाँ बचेगा केवल कितना 122 6 कितना हो गया 132। तो 22 6 132 बटे कितना आ गया 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 आकृतियाँ होगी। हम इसको किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आप, तो आपके पास 3 चीज़ें होगी। एक तो आपके पास हो गया वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था 792/7 और प्लस में आपके पास क्या है यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है तो वो हो गया आपके पास कितना हो गया 36√3। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस कॉमन पार्ट का क्षेत्रफल जो था, यानी हमारे पास जो ये जो त्रिज्य खंड है जो चूंकि कॉमन पार्ट है दोनों में शामिल हो गए, इसको हम घटा देंगे यहाँ पर से। तो 132 बटे कितना आ गया 7। तो इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ करके और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो इसको सरल करने के लिए आप क्या करेंगे, हम इस 36√3 को यहाँ आगे लिख लेते हैं और इन दोनों को साथ में लेकर के और लघुत्तम ले लेते हैं। 792 बटे कितना हो गया 7 माइनस 132 कितना बटे हो गया 7। तो आप इसको सरल करेंगे तो 36√3 को आप वैसा ही लिखें
और प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका लघुत्तम कितना आ गया 7, तो 792 माइनस 132। तो इस प्रकार आप देखें कि ये 36√3 और प्लस में यहाँ पर आपके पास ये 792 में से क्या घटा दें 132 घटा दें, तो ये आपके पास बचेगा 660। ठीक है, तो 660 और अपॉन में क्या आपके पास 7 है। तो इस प्रकार से इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका एक क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। आपके आंसर में भी इतना ही दे रखा है, इसको आगे सरल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सरल करना चाहें तो आपको पता है कि √3 का मान 1.73 होता है, उसको 36 से गुना करेंगे और 660 में 7 का भाग दे करके जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो दशमलव में आंसर भी आ सकता है। तो एक बार फिर आप गौर से देख लीजिए कि आपके पास था एक वृत्त और एक था आपके पास समबाहु त्रिभुज। तो हमने दोनों के क्षेत्रफलों को यहाँ पर जोड़ा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें इस कॉमन पार्ट जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमने इसको घटा दिया। तो इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो गौर से इसको अगर एक बार में चीज़ समझ में नहीं आती दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इजी प्रश्न है, वैसे आपको देखने में लग सकते हैं कि मुश्किल हो, लेकिन एक बार आप यदि इसका तरीका सीख जाएं तो आपको ये बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5वां प्रश्न है इसको आप देख रहे हैं, तो हमें ये एक बड़ी आकृति वर्ग दिखाई दे रही है और यदि हम चित्र को गौर से देखें और इसके बीच में एक वृत्त दिखाई दे रहा है और चारों कोनों पर आप देख सकते हैं कि 4 चतुर्थांश हो गए। तो ये 4 चतुर्थांश मिलकर के भी एक वृत्त बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ग के अंदर 2 वृत्त हो गए, तो इस वर्ग में से हम 2 वृत्तों का घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि 4 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। इसके कोनों पर जो है वो आप देख सकते हैं कि 1-1 सेंटीमीटर वाले क्या बनते हैं, 4 चतुर्थांश बनते हैं और बीच में 2 सेमी भुजा वाला क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। तो 2 सेमी व्यास है इसका, ये जो व्यास हो गया इसका कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर त्रिज्या आपको पता है इसकी आधी होती है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हमें जो है वो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग की भुजा कितनी है आपके पास, वर्ग की भुजा आपके पास जो है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, तो वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको क्षेत्रफल के सूत्र याद नहीं है तो ये छोटे छोटे सूत्रों को आप अच्छी तरह याद रखिए। तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये आपके पास हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हम इसको एक बार में समेटने की कोशिश करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लेते हैं सीधा ही, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ताकि इस प्रश्न को ज़्यादा लंबा नहीं करें, बिल्कुल ईजी प्रश्न है ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बड़ी आकृति क्या है, वर्ग है। तो हम लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल और इसमें बनी हुई जो छोटी आकृतियों को घटाना पड़ता है। तो बड़ी छोटी आकृतियाँ 2 बन रही आपके पास, एक तो आपके पास अंदर ये पूरा वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरी चीज बन रही है जो 4 चतुर्थांश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो अब हम इनमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर ही लिया, कितना आया था हमारे पास 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम 16 लिख देते हैं माइनस यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि वृत्त की का व्यास जब 2 है तो वृत्त की त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब वृत्त की त्रिज्या 1 है तो हम यहाँ पर जो है 22/7 चूँकि पाई r स्क्वायर होता है, चलो एक बार इसका सूत्र लिख लेते हैं, माइनस 4 चतुर्थांशों का, तो यहाँ पर ये प्लस है 4 चतुर्थांश से 4 गुना कितना हो गया 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि r जो आपके पास है वो r आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, चूँकि इसकी त्रिज्या तो आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ये दे रखी है, इसका व्यास 2 है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 16 का 16 ही रहेगा, और माइनस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास
ये हुआ पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल होते, ये भी कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये हो गया 16 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके मान इसमें पुट कर देते हैं। 16 माइनस कितना हो गया 2 गुना 22/7 इंटू में आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर यानी 1 गुणा 1, क्योंकि त्रिज्या को 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब आप इसको सरल कर दीजिए, सरल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 16 माइनस 22 दूनी कितना हो गया 44 बटे में कितना आ गया 7। अब आप इसके अपॉन में 1 लेकर के इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपके पास आएगा 7। तो यहाँ पर 16 7 कितना हो गया, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 16 7 आपके पास हो गया 112, और माइनस में चूंकि यहाँ पर इसके अपॉन में 7 है तो ये 44 का 44 ही रहेगा। आप लघुत्तम की थोड़ी सी विधि को हमेशा याद रखिए। अब 112 में से 44 घटाएंगे तो ये कितना आ गया पास 68, अपॉन में कितना है 7। तो इस प्रकार से इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो एक बार फिर गौर से देख लीजिए आप, इसमें आप देख सकते हैं बड़ी आकृति क्या थी आपके पास, एक वर्ग थी, तो हमने यहाँ पर क्या लिया वर्ग का क्षेत्रफल। और इसमें बनी हुई 2 आकृतियाँ आप देख सकते हैं कि एक तो वृत्त बनता है और चारों कोनों पर 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल और 4 चतुर्थांश में क्षेत्रफलों घटा जोड़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग में से घटाना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और 4 चतुर्थांशों का हो गया 1/4 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये भी पाई आर स्क्वायर आ गया। पाई आर स्क्वायर ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हमने इसको सरल कर दिया। तो इस प्रकार के आज चारों प्रश्नों का 5 प्रश्न हमने जो किए, इन 5 प्रश्नों का आप गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा आप पलट करके देखिए। और अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखा करो। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार 3 बार देखा करो आप, ताकि आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ में आ जाए। और एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। बड़ी आकृति पहचाने पहले आप, तो बड़ी आकृति पहचान करके उसमें से छोटी खाली आकृतियाँ जो दिखाई दे रही है सफ़ेद रंग में, उनका क्षेत्रफल निकाल करके और घटा देना होता है। बस इससे जो आपके छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो तब तक आप जो इन सवालों को जरूर कीजिए। बीच में जब मेरी क्लास गणित की नहीं होती है तो मैं अंग्रेजी और विज्ञान की वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, तो आप उनको भी गौर से देखा करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने होमवर्क को पूरा रखें। क्योंकि इस बार भी आपने देखा कि सभी बच्चों की होमवर्क की कॉपियाँ जो है वो जमा हुई है और उनके आधार पर उनके सत्रांक भेजे गए हैं। तो आपको भी आपका होमवर्क तैयार रखना है। अभी जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था तो उनको सत्रांक में नंबर जो है वो मिलने में बहुत परेशानी होगी। उनको अभी आनंद फानंद में बहुत सारा काम करना पड़ेगा और इसके लिए दिन भी बहुत कम दिए गए। तो आप अपना होमवर्क पूरा रखिए और आपके टीचर्स भी आपके घर तक पहुंचेंगे तो आप उनसे जांच कराइए और लगातार संपर्क में रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।